नमस्कार, डीजे न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। पंचायत चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तारीख आ चुकी है, कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है और ग्रामीण क्षेत्र में पंच परमेश्वर की जो परिकल्पना की गई है उसको साकार करने के लिए दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, अपने मुद्दे तय कर लिए हैं और दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, पिछले कई दिनों से नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों के लिए तैयारियां कर रहे थे। बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ कमलनाथ बैठक कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, दूसरी तरफ शिवराज और वीडी शर्मा लगातार बैठक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनाने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए। और स्थानीय स्तर पर हर शहर में, हर जिले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग अपने अपने स्तर पर सक्रिय हो गए हैं। और पूरी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि दोनों पार्टियाँ चुनावी मोड में आ चुकी हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंचायत चुनाव में क्या रणनीति होगी, कौन से मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव का मतदान प्रभावित होगा, गर्मी का मौसम है, पानी का जल संकट है और जो भविष्य में जब चुनाव होने जा रहे हैं तब तक शायद मानसून भी आ जाएगा। तो इन तमाम परिस्थितियों में को मद्देनजर रखते हुए दोनों दल अपनी रणनीतियाँ बना रहे हैं, अपनी योजनाएं तय कर रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रामविलास पटेल। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक रहे हैं, 7 राज्यों में आपने काम किया है और अनेक राज्यों का, अनेक जिलों का पूर्णकालिक होने का उन्हें अनुभव प्राप्त है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। दूसरे खास मेहमान हैं कांग्रेस के श्री प्रीतेश पटेल। आप युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, बीजलपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, ग्रामीण राजनीति को समझते हैं और पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी, चाहे वो उनका दादा पक्ष हो चाहे वो नाना पक्ष हो, राजनीति को समर्पित है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामविलास जी, पंचायत चुनाव हो रहे हैं और चूंकि आप सत्ता में हैं तो एक बड़ी चुनौती आपके सामने ये भी है कि जिस तरह का भी माहौल चल रहा है गांवों में, उन माहौल के दौरान गर्मी का भी माहौल है और गर्मी में स्वाभाविक तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट रहता है। रोजगार की भी अपनी समस्याएं रहती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि खेती का काम नहीं होता तो इस दौरान रोजगार की भी ज़रूरत होती है। और ऐसे समय में जब मानसून आ जाएगा और ये चुनाव समाप्त पर होंगे, क्या ये सारे फैक्टर्स दिमाग में रखकर रणनीति बन रही है? भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। हम पूरे समय 365 दिन 12 घंटे, 24 घंटे में से 12 घंटे हम रात के छोड़ करके 12 घंटे हमेशा कार्य करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश सरकार ने इतने विकास के कार्य किए हैं, उसको लेकर के हमारी पूरी तैयारी है और हम चुनाव में जाने वाले हैं। हम किसी चीज़ को हमारे सामने से चुनौती है ऐसा हम नहीं मानते। प्रीतेश पटेल, रामविलास जी का अति आत्मविश्वास आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कोई चुनौती ही नहीं है। क्या लगता है कि ये भाजपा का ये अति आत्मविश्वास ही आपकी ताकत बनेगा? बिल्कुल। देखिए, आज जवाहरलाल नेहरू की 58वीं पुण्यतिथि है और लोकतंत्र को स्थापित करने वाले व्यक्तित्व हैं वो। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही के कुछ सालों में अलोकतांत्रिक तरीके से कई चुनाव जीते और यही हमारी ताकत बनेगी। और मैं समझता हूं नहीं, अगर वो अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतते रहे तो ये भी जीत जाएंगे। इस बार जनता समझ चुकी है, कई कारण हैं। ये ईवीएम से चुनाव नहीं होने वाले हैं पंचायत के, ये मतपत्र से होने ये तो आप खुद प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि ईवीएम से अगर होते तो कहीं ना कहीं चुनाव में कमी हो सकती थी या कुछ खामी हो सकती थी। आप लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं ना, जब भी आप चुनाव हारते हैं दिल्ली से लेके इंदौर तक, आप यही कहते हैं कि चुनावी मशीन में गड़बड़ है। कांग्रेस का तो काम ही था ठीकरा फोड़ने का, तो इसलिए भी आपका जो सवाल है कि पटेल साहब का जो अति आत्मविश्वास है वो क्या हावी होगा उनके चुनाव पर, मैं कहता हूं कि देखिए, बढ़ती हुई बेरोजगारी जो है, महंगाई है, फिलहाल में जो मोदी साहब ने एक फैसला लिया है निर्यात को रोकने का, एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा इन चुनावों में। और मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि में जो पिछले 2 सालों में हुआ, 3 सालों में हुआ, कोरोना कुप्रबंधन भी एक बड़ा कारण रहा जिसमें हम चुनाव बेशक तौर पर जीतेंगे। नहीं, कोरोना के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं। कोरोना के समय में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की हम जब सरकार में आए, 15 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल के बाद में जैसे ही हमारी सरकार ने शपथ ग्रहण करी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने शपथ ग्रहण की और हमारे प्रदेश पर, हमारे देश में ही कोरोना का संकट आ गया।
कोरोना के संकट से जिस प्रकार से उस समय कार्य किया गया, आप देख लीजिए, संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने सेवा ही संगठन के नाम से पूरे समय कार्य चलाएं। गरीबों को अभी तक पिछले समय में भी केंद्र सरकार के द्वारा भी गरीबों को मुफ्त में अन्न उपलब्ध कर 85 करोड़ लोगों को 85 करोड़ लोगों को अन्न देश में मुफ्त मिल रहा है। इसके बाद में भी और उसको एक्सटेंड कर दिया गया 6 महीने के लिए, नवंबर तक। उसको लेके बात भी की जाने लगी कि हम कहीं हम श्रीलंका ना बन जाए। मैं उसी मुद्दे पर आना चाहूँगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि अनाज बांटना एक अच्छी पहल है। मैं राजनीतिक विरोधी हूँ, लेकिन इस बात की मैं तारीफ करूँगा, ये अच्छी पहल है। लेकिन कहीं ना कहीं अनाज बांटना एक आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा होता है और बेरोजगारी को बढ़ाने जैसा होता है, मेरा ऐसा मानना है। ये कांग्रेस की सोच है। नहीं, आपके क्या मुद्दे होंगे पंचायत चुनाव में? उन्होंने मुद्दे देखिए, पटेल साहब ने तो बहुत साफ तौर पे कहा कि वो विकास को लेकर जाएंगे, शिवराज के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, विकास को लेकर चुनाव लड़ेंगे। और ये कह भी रहे हैं कि जो 85 करोड़ लोगों को हम जो अनाज बांट रहे हैं, ये एक ट्रम्प कार्ड है उनका। लेकिन आपके मुद्दे क्या होंगे? महंगाई हमारा मुद्दा है और हमारा यहाँ से टेलीस्कोपिक नज़र हमारी जाएगी मध्य प्रदेश के आम चुनाव पर। ये अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हम बेशक तौर पर अच्छा करेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव में किसानों का मुद्दा अहम रहेगा। जैसे 15 महीनों की सरकार थी हमारी, उसमें हमने फसल बीमा की ऋण माफ़ी की थी। उस आधार पर हम फिर से चुनाव में आगे बढ़ेंगे। कितने किसानों की ऋण माफी कर पाए आप उस दौरान 15 महीने? तथ्यात्मक तौर पर 26 लाख। राहुल जी ने तो कहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर्जा माफ हो जाएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। क्या ऐसा हुआ? देखिए, इन बातों को छोड़ दिया जाए, आज की हम बात करते हैं तो आज हमारे मुद्दे ये हैं। पटेल साहब, दोनों आप नेता ओबीसी से हैं, दोनों आप ओबीसी से आते हैं, ओबीसी समाज से। ओबीसी की तो सीटें कम हो रही हैं आरक्षण में, जिला पंचायत में सीट कम हो गई, पंचायत में कम हो गई, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम ओबीसी को आरक्षण लिया है। ये 27 की बात कर रहे थे, आप 14 पे चुनाव करा रहे हो। आपने कहा जरूर कि 35 मिलना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाए, करा नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ओबीसी नाराज है क्या भारतीय जनता पार्टी से? ओबीसी का आक्रोश आपको झेलना पड़ेगा क्या? नहीं, ओबीसी को चुनाव से बाहर करने का जो पाप किया वो कांग्रेस ने किया, माननीय कमलनाथ जी ने किया। इन्होंने, इनके जो वो विवेक तनखा जी जो इनके नेता हैं, उन्होंने जाकर के उसके विरुद्ध में कोर्ट में गए और उनको ओबीसी वर्ग जाफर करके एक सज्जन और एक महिला, हाँ, उन्होंने ही मतलब इसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट तक गए ये लोग। और इनका तो ये मतलब षड्यंत्र था कि ओबीसी को पूरी तरह बाहर कर दिया जाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी विदेश यात्रा को कैंसिल करके और पुनः उसमें मतलब उसमें भागीदारी करी और ओबीसी को आरक्षण दिलाया। वो तो 14% हुआ ना। वो तो जो व्यवस्था है उसी के अंतर्गत होगा ना। ये 14% में तो पहले भी हो सकता था, उसमें क्या विवाद था? लेकिन आपका जो बात थी कि आप 35 देंगे, वो कह रहे थे कि हम 27 देंगे। आप कह रहे कमलनाथ ने किया, लेकिन कमलनाथ ने तो 27 किया। नहीं, कहाँ किया? 27% आरक्षण का उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि 27% आरक्षण होना चाहिए ओबीसी का, उन्होंने दिया कमलनाथ। आप लोगों ने फिर बाद में कहा कि कोर्ट में अंदर, यह सही, कोर्ट कांग्रेस गई चुनाव को लेकर, ये बात सही है, ये तथ्य है। हाँ, बराबर। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कमलनाथ इसके खिलाफ थे, ऐसा नहीं, उन्होंने तो 27% किया था। लेकिन इन्होंने जब पूर्व में चुनाव होने वाले थे, ओबीसी को लेकर के ये कोर्ट में गए कि नहीं गए? तो ओबीसी आपके साथ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ओबीसी हमारे साथ है। हम यदि ये चुनाव में ओबीसी को छोड़ करके चुनाव के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, तो हमने तो हमारी पार्टी के आधार पर तय कर लिया था कि हमें ओबीसी को उनका जो निश्चित हक है ओबीसी वर्ग को वो दिया जाएगा। हम टिकट के आधार पर देते, हमने ऐसा तय कर लिया था पार्टी की बैठकों में। हमारे प्रदेश लेवल से भी ये दिशा निर्देश थे, राष्ट्रीय लेवल पे दिशा निर्देश 55% ओबीसी को टिकट देते। जो भी तय होता, ऊपर से गाइडलाइन थी कि हमें ओबीसी को इससे वंचित नहीं करना है। कितना प्रभावित करेगा आपको? देखिए, मैं समझता हूं कि ये मुद्दा भाजपा के लिए गलत साबित होगा। देखिए, अगर तथ्यों की बात करें तो 2015 में 32 जिला पंचायत सदस्य, 32 जिलों में जिला पंचायत सदस्य जो थे उनकी 114 सीटें थी, वो अब घटकर 52 रह गई हैं। तो ये ओबीसी का बहुत कम आरक्षण हो गया। वो तो पूर्व के आधार पे आरक्षण हुआ है ना। ये तो और बताना चाहूंगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन। अब इसमें ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। सरपंचों की जो 23,012 सरपंच होते, उसमें से सिर्फ 11%, 23,012 सरपंच आरक्षित होते, जिसमें से 2500 सीटें मिलेंगी सिर्फ ओबीसी को,
जो सिर्फ 11% वकील साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, पर लेकिन पर कोर्ट में तो आप गए ना, आपकी कोर्ट पार्टी में के हम लोग गए, गए ना। लेकिन एक बात यह है कि इसके पहले अध्यादेश लाके जो चुनाव आप ही के कारण रद्द हुए, ये भी तो एक मुद्दा है। मेरा सीधा बिना परिसीमन के सवाल आपसे ये था कि ओबीसी जो है गांव का, वो किसके साथ रहेगा? आप कह रहे हैं कि ओबीसी से अन्याय हुआ, आपके पास आंकड़े हैं? बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि हम तो, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया था कि बिना ओबीसी चुनाव कराओ, हमने तो कम से कम ओबीसी को चुनाव करवा दिए। तो ओबीसी वोट जो है गांव में बहुत महत्व रखता है, किसके साथ रहेगा? कुल मिला के निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर होड़ लगी है, मैं आपको बता दूं, कमलनाथ जी ने कहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत ओबीसी को दिलवाएंगे। उसके बाद अब जब फैसला आता है तो हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री, घोषणावीर मुख्यमंत्री जिन्हें मैं कहता हूँ, उन्होंने उसका भार लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए कहा कि मैंने इसे दिलवाया है। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए साहब, कांग्रेस तो हमेशा से जातिगत आधार पर राजनीति करती आई है, तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, और उसी का परिणाम है कि अब ये 500 से लेकर 44 के स्थान पर अब तो सभी पार्टियां जाति की राजनीति करने लग गए हैं। हम तो विकास पे, हमारी योजनाओं पे, और भारतीय जनता पार्टी विकास की आप बात कर रहे हैं, बिजली का संकट है, और आपका खुद का एक कैबिनेट मिनिस्टर कमल पटेल जो है वो दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर से कह रहा है कि भैया बिजली दो वरना किसान हमको निपटा देंगे। बिजली का इतना जबरदस्त संकट गाँवों में है। क्या पंचायत चुनाव में बिजली संकट मुद्दा बनेगा जहाँ 5-5 घंटे बिजली नहीं मिल रही है? सर, मैं आपको बता दूं श्रीवास्तव जी, बिजली का संकट गांव में नहीं है। जहां पर कमल पटेल की जब आप बात कर रहे हो, वो नर्मदा के दोनों किसान, होशंगाबाद और सीहोर जिले में जहां मूंग की खेती होती है, वहां किसानों को इस समय वर्तमान में गर्मी के ग्रीष्मकाल में बिजली की आवश्यकता होती है। वहां भी 10 घंटे प्रतिदिन बिजली दी जा रही है, 3 शिफ्ट में दी जा रही है बिजली। और गाँव में तो जहाँ तक बिजली का सवाल है, गर्मी के मौसम में पशुओं को और व्यक्तियों को बिजली की आवश्यकता होती है, वहाँ पर 24 घंटे की लाइन है। आप जिस गांव में रहते हो वहाँ बिजली की क्या स्थिति है? मैं जहाँ जिस गांव में रहता हूँ वहाँ पर 24 घंटे बिजली मिलती है मुझे, हमारे उपयोग के लिए। खेती, भाई गर्मी के मौसम में पूरे मध्य प्रदेश में खेती नहीं होती है, सिर्फ नर्मदा अंचल में मूंग की खेती होती है, और वो भी मूंग की विशेषता। भी बिजली आप नहीं दे पा रहे? नहीं, बिजली दे पा रहे ना। मंत्री कह रहे हैं बिजली नहीं मिल रही। भाई साहब, मेरा खुद की वहाँ पर खेती है, अभी मैंने 6 कुंटल पर एकड़ का मूंग काटा है। मेरे छोटे भाई ने कल संदेश दिया है, यदि बिजली नहीं होती तो जनरेटर चल नहीं रहे है ना, नहीं चल रहे हैं, तो फिर ये मूंग कैसे हो गया पैदा? वो तो एक रूटीन बातों में उन्होंने कहा है। मंत्री झूठ बोल रहे थे। नहीं, झूठ, उन्होंने एक रूटीन बातों में कहा है कि भाई बिजली आप ज्यादा दे दीजिए ताकि ये आगे कल मौसम चालू हो जाएगा, बरसात चालू हो जाएगी, तो ये ऐसा कुछ कहा होगा। आप कहाँ तक सत्य है? प्रीतेश पटेल वकील साहब, क्या बिजली का संकट और पानी का संकट, गाँव में पानी के संकट भी हम आज दिन समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि पानी नहीं है, पशुओं को लेने को पानी नहीं है, बहुत बहुत दूर से पानी लाना पड़ रहा है, पानी लगाने के लिए एक कुआं है, उस पर लाइन लगी हुई है। क्या ये मुद्दे हैं पंचायत चुनाव में, या आप बना पाएंगे? तो कांग्रेस, मुद्दे तो बहुत है पर कांग्रेस उनको बना नहीं पाती, चुनावी मुद्दा नहीं बना पाती। देखिए, भूजल स्तर बहुत गिर चुका है, पानी की बेहद समस्या है, ये हम आम समस्या है ये, और हम शुरू से देखते आ रहे हैं इस समस्या को। और बिजली का संकट है, देखिए जैसे कि एक वीडियो वायरल जो हुआ था, इस वीडियो की आप जिस परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, वीडियो कोई झूठा तो था नहीं, वो एक तथ्यात्मक बात है। पटेल साहब, आप बोल रहे थे भूगर्भ में जमीन में जल स्तर कम हो गया, उसके लिए दोषी कौन है? उसके माननीय दिग्विजय सिंह जी इसके लिए मूल रूप से दोषी है। भाई साहब, मैं बता दूं, मेरे गांव का विषय है, मेरे छोटे भाई सरपंच थे, उस समय इन्होंने एक जल ग्रहण मिशन चालू किया था, माननीय दिग्विजय सिंह, पंचायती राज के राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन। उसमें क्या किया था, नालों के ऊपर इन्होंने पत्थर डाले गए थे, नालों में पत्थर डाले गए, स्टाफ डैम नहीं बनाए थे, नालों में पत्थर डाले गए थे। पत्थर से पानी रुकता है क्या? स्टाफ डैम बनाने का काम तो शिवराज जी की सरकार ने किया है, और मतलब बलराम तालाब के रूप में कंसेप्ट लाया पूरे मध्य प्रदेश में। जल ग्रहण मिशन के तहत छोटी छोटी नदियों को रोक करके स्टाफ डैम बनाए, भूमि सिंह राजीव गांधी जल मिशन में करना चाहते थे, लेकिन एक भी लक्ष्मण जी को लाए थे। एक भी पूरा उस 10 साल के कार्यकाल का जल ग्रहण मिशन का मुझे एक भी स्टाफ डैम बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। नहीं है कोई, कुछ भी उस कार्य में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ हाँ इतना जरूर, ग्राम पंचायतों को इन्होंने कहा था आप पत्थर डाल दीजिए, और वो जो भी राशि थी उन्होंने सचिव ने और सरपंचों ने उसको खत्म कर दिया, इतना। अब जब इन भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनी, उसके बाद में लगातार जल ग्रहण मिशन के संदर्भ में ही काम किया गया है। स्टाफ डैम बनाए गए हैं, बलराम तालाब बनाए गए हैं, और यहाँ तक कि तालाब को गहरीकरण के लिए भी कार्य किए गए हैं। आज जल संकट है गाँवों में, ये खबरें हैं लगातार, आप देखो अखबारों में। और जो आप बिजली संकट, जल संकट, ये छोटे छोटे चुनाव है, गांव के चुनाव, पीने के पानी के वोट के चुनाव नहीं है। पीने के पानी के संदर्भ में आप पूरे गांव में कहीं भी जाकर के देख लीजिए, नल जल योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में टंकी बनाई गई है, उसको टंकी को भरी जा रही है, और प्रत्येक घरों में
नल दिए गए हैं। आप सांवेर में चले जाइए, आप मैं जहाँ पर निवास कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश भर में लागू, मध्य प्रदेश में उसमें जल संकट का प्रश्न। हाँ, कृषि के लिए गर्मी के मौसम में पानी, नल में जल भी तो पानी भी तो आना चाहिए इसके अंदर। नर्मदा से नल जोड़ दिया गया। नहीं, जोड़ पानी मिल रहा था, ऐसा नहीं है। अभी आप सांवेर जाकर के देख लीजिए, प्रत्येक घरों में नल में पानी आ रहा है। चलिए, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि अब ये जो चुनाव के उम्मीदवार होंगे, क्या उम्मीदवार आप कांग्रेस तो इसके लिए बहुत खासी बदनाम है, क्या सरपंच या एक ही परिवार को आप देते रहेंगे, उसके बेटे को दे देंगे, बेटा नहीं होगा तो उसकी पत्नी को दे देंगे, परिवार से चुनाव लड़ लेंगे, क्या होगा? कांग्रेस तो इस मामले में आपकी रणनीति क्या बनी, क्या क्राइटेरिया क्या तय करने वाले चुनाव का? रणनीति में इस बार जैसे कहा गया है कि युवा पीढ़ी को आप कहेंगे कि ये हर बार ऐसा ही रहता है, 50 से कम, ये हर जगह फॉर्मूला स्थापित होगा और आप इसे देखेंगे। नहीं, 50 से कम आपने अभी पिताजी को दिया था पिछली बार, आप उसके लड़के को दे दिया, आपके पहले आपके दादाजी को मिला, फिर आपके पिताजी को मिला, अब आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अब आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, जिसका पारिवारिक बैकग्राउंड है, अगर वो सही तरीके से समाज सेवा कर रहा है, यहाँ 2 टिकट नहीं दिए जा रहे हैं, उसके बाद में दिया जा रहा है, एक ही जगह से 2 जनों को नहीं दिया जा रहा है, ये भी तो आप समझिए। पर एक परिवार को तो देते हो कांग्रेस में। नहीं, पर ऐसा नहीं है, कई जगह पर बदलाव है। माफ करना, ये बीमारी आपके यहाँ भी लग गई, आपके भी परिवारवाद आ गया, हमारे यहाँ परिवारवाद आ गया। आप भी, अब आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा? आप भी बता देता हूँ, पार्षद नहीं लड़ता, उसकी पत्नी को लड़ा देते हैं आप। नगरीय क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है, मैं ग्रामीण क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बता दूं, हम आज से नहीं, अभी तो चुनाव की घोषणा, आचार संहिता आज लागू हुई है, हम 3 महीने पहले से बूथ विस्तार योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। उस विस्तार योजना का प्रभारी भी हूं। हमारे पूरे जिले में 805 बूथ है, हम नीचे तक जाकर के हमने त्रिदेव की डिजिटल कर दिया उनको, मतलब उनको 3 लोग बना के, 3 लोग अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए हमने बना करके उनको डिजिटल, मतलब माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी उनसे बात कर सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बात कर सकते, हम उनकी ओपिनियन लेकर के ही हम प्रत्याशी घोषित किए जाएगी। हमारे जो हमारी प्रबंधन समिति है जिले की, वो उनकी ओपिनियन लेकर के ही वो प्रत्याशी घोषित करेंगी। प्रत्याशी कौन घोषित होंगे? जिला पंचायत के सदस्य और जनपद पंचायत के सदस्य, ये प्रत्याशी घोषित होंगे। सरपंच में अभी हमारा ऐसा कोई ऊपर से ऐसे निर्देश भी नहीं मिले और ऐसी कोई योजना भी नहीं है कि सरपंच के पार्टी, क्योंकि सरपंच के चुनाव, एक आप दोनों पार्टियों के साथ क्या खसलत है, एक बीमारी है कि जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देना है। हर पार्टी कहती है हम तो जीतने वाले को देंगे। अब जीतने वाला एक पर्टिकुलर परिवार है, क्योंकि वो दबंग परिवार है, प्रभुत्वशाली परिवार है, बाकी सबसे ज्यादा काश्तकार है, पैसे वाला है, तो उसी को परिवार से किसी न किसी को टिकट दे देते हैं आप लोग। दोनों पार्टियां करती हैं। नहीं सर, जैसे मैंने जो बताया ना कि हमारे पास में जो हमने त्रिदेव की कल्पना करी, जिनको डिजिटल कर दिया है, उनके फोन नंबर हमारे पास है, उनकी ओपिनियन एक ग्राम पंचायत में मिनिमम 2 या 3 क्राइटेरिया आप बता रहे हैं, ये जिला पंचायत और जिला पंचायत और जनपद पंचायत के लिए है। अब जो पंच परमेश्वर है, जो गांव के पंच हैं, सरपंच है, उसके लिए आपका क्या क्राइटेरिया? हमारी जो बूथ समिति है, जो बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए और जो उसके सदस्य हैं, और जो पन्ना तक, हम तो हमारी पार्टी की तो रचना भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति तक बना चुके हैं हम लोग। वो बैठ करके तय करेंगे कि कौन व्यक्ति सरपंच के लिए सही रहेगा और कौन जीतेगा, ऐसा करके सरपंच और पंच का निर्धारण वो करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि परिवार से नहीं आना चाहिए। नहीं, परिवार का तो हमारे नेता और महिला कार्यकर्ता, उसी को टिकट दिया जाना चाहिए जो वास्तव महिला कार्यकर्ता। ऐसा नहीं कि सब बड़े नेता की पत्नी है, बहन है, भाभी तो टिकट दे दो। नहीं, हमारे यहाँ तो जो कार्यकर्ता है उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती है। और यदि कहीं पर कार्यकर्ता नहीं है, मान लो भारतीय जनता पार्टी में महिला कार्यकर्ता किसी ग्राम पंचायत में नहीं है, तो वहां पर जो पुरुष कार्यकर्ता है उनके घर से या उनकी बहन या पत्नी को। आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा? 50 से कम तो आपने कह दिया, एक परिवार से एक टिकट दे दिया। देखिए, क्राइटेरिया हर पार्टी का लगभग एक होता है कि हम जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि जीतने वाले को देंगे। जी, जीतने वाले को देंगे, उसका ये अर्थ नहीं कि गलत व्यक्ति को देंगे। जीतने वाले व्यक्ति को तो हर पार्टी मौका देगी, क्योंकि ये चुनाव है, तो जीतना चाहते हैं। जी, ये स्वाभाविक सी बात नहीं, ये इनके प्रकरण नहीं, चुनाव जीतना है। नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जो जीतने वाला होता है टिकट उसे ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ परिवारवाद को थोड़ा सा अलग रखकर दिया जाएगा, ऐसा कोशिश की जाएगी, मैं जैसा कह रहा हूँ आपको। और क्या नए कार्यकर्ता को या नई महिला कार्यकर्ता को, जिसकी कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, कांग्रेस टिकट देगी ग्रामीण इलाकों में? बिल्कुल देगी। अभी उत्तर प्रदेश में हमने कितनी सीटें दी? 40% सीटें दी। ये इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है लड़कियों लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़ नहीं पाई, 2 सीटें। देखिए, लड़ नहीं पाई, वो नहीं, हमने मौका दिया। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा हमने चेंज लाया समाज में कि हमने मौका दिया। तो क्या कांग्रेस सरपंच और पंच के भी टिकट डिक्लेयर करेगी क्या?
ये बात अलग है। हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि किसे दे सकती है, तो जीतने वाले को दे सकती ये है। तो क्या पंच और सरपंच की टिकट जो है वो फिर तो अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे पटेल साहब, तो फिर तो जो जीत जाएगा उसमें जिसकी सरकार होगी, जिसकी सत्ता होगी, सब उसके ही हो जाएंगे। क्या दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम ये पता तो रहना चाहिए ना कि ये हमारी विचारधारा क्या है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या हमारे है। साथ तो ये है ना, हमारी जो बूथ समितियां हैं, जो हमारे बूथ पर निवास करने वाले, बूथ समिति क्या है, बूथ पर निवास करने वाला चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, प्रदेश पदाधिकारी हो या स्थानीय कार्यकर्ता हो, वो मिलकर के डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कौन पंच रहेगा, कौन सरपंच रहेगा, और उसका वो तय करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि जिले से या प्रदेश से उनकी अधिकृत घोषणा नहीं होगी। चलिए देखिए, 14% का आरक्षण मिला ओबीसी को, क्या भारतीय जनता पार्टी 14 तो ऑफिशियल दे ही दोगे आप, लेकिन क्या इससे बढ़कर भी 35% तक भी ओबीसी के उम्मीदवार घोषित करोगे, ताकि वो जो कोटा है, जो कमी है, जो आक्रोश है, उसको डैमेज कंट्रोल किया जा सके? पहले भी पूर्व के भी अनुभव ये देखने में आए हैं कि जो अनारक्षित सीटें होती वहां पर भी योग्य उम्मीदवार को पार्टी लड़ाती आई है। ऐसे कई उदाहरण हम चाहे वो सामने हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का। कई बात तो ऐसा होता है कि उस वार्ड में जिस जाति का प्रबल होता है उस जाति के लोग जीत जाते हैं, भले वो वार्ड किसी के लिए भी आरक्षित हो। लेकिन ये पंचायत के चुनाव स्थानीय स्तर पे भी बहुत सारी चीजें उनकी मतलब रखती है, महत्व रखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एकदम उनका जो दृष्टिकोण है। रामविलास जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक और तो आप नगर निगम के जो महापौर है उसका तो डायरेक्ट चुनाव करा रहे हो आप, लेकिन ये जिला में आपको पार्षद की जरूरत पड़ रही है, मतलब क्या आपको क्या लगता है कि जिले स्तर पर जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपने ये रास्ता निकाला? नहीं, नगरीय निकायों की बात कर रहे हैं आप? जिले में जो नगरीय निकाय है, हाँ, हमारे यहाँ जिले में 8 नगरीय निकाय हैं और एक कंटोनमेंट बोर्ड है महू। तो अभी जो अध्यादेश पारित हुआ उसमें महापौर का तो आप जैसे प्रकार बता रहे हैं कि डायरेक्ट होगा चुनाव, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो नगरीय निकाय हैं, जिनको हम नगर परिषद या नगर पालिका बोलते हैं, नगर पंचायत या नगर पालिका, जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जो भी नगर परिषद बोलते हैं, तो उनमें पार्षदों के माध्यम से चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये तो अब राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व का सब्जेक्ट है, इस बारे में तो मैं पर कहीं ना कहीं पहले तो डायरेक्ट होता था और आप ही भारतीय जनता पार्टी वाले लेकर आए थे डायरेक्ट। नगर निगम का तो आप अभी भी डायरेक्ट करा रहे हैं, पर वहां डायरेक्ट नहीं कराने के पीछे क्या यह माना जाए कि जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है, या एंटी इनकम्बेंसी है, 14, 15, 17 साल की सरकार है आपकी, सत्ता के प्रति नाराजगी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही अपनी सरकार के प्रति नाराजगी है, उसके चलते कहीं ना कहीं आपने ये रास्ता निकाला सुरक्षित कि भाई सरकार रहेगी तो पार्षद मैनेज हो जाएंगे? नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपनी सरकार के प्रति नाराजगी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी सरकार से कभी नाराज होता नहीं, और सरकार ने इतने काम किए हैं, केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। अभी चुनाव हुए थे, आपने देखे 22 बाई इलेक्शन हुए, तो उसमें अभी रिजल्ट आप लोगों के सामने, और मध्य प्रदेश में ही और जो दूसरे प्रांतों में वहाँ भी अपन ने देखे हैं, तो ऐसा तो कोई विषय। प्रीतेश पटेल, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो गुटबाजी है, और ये गुटबाजी विधानसभा लेवल पे नहीं, ग्रामीण स्तर पे तो बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण नेताओं में बहुत गुटबाजी है। अभी आपके अगर जहाँ बीजलपुर में आप रहते हैं वहाँ जीतू पटवारी जी का भी गुट था, रजनीश वर्मा जी का भी गुट था, अब तो खैर वो भाजपा में चले गए। अब वहाँ पे भी जो है वो दूसरे लोग भी तैयार हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। तो क्या ये जो गुटबाजी है, ये कांग्रेस की इस गुटबाजी इस पंचायत चुनाव में आप कंट्रोल कर पाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आ पाएँ? देखिए, अगर अब मैं प्रिसाइसली बीजलपुर की बात करें या मध्य प्रदेश की, मैं पूरा आपसे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ शीर्ष नेतृत्व हमारा फिलहाल में बहुत कमर कस के बैठा है। दिग्विजय सिंह साहब को बहुत बड़ी कमान मिली है। हमने जो अभी कमेटियाँ बनाई हैं उसमें जो भारतीय राजनेता हैं उन्हें हमने मौका दिया गया है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, उनके द्वारा कई फैसले लिए जाएंगे जिससे कि हम चुनाव की रणनीति बनाएंगे। नहीं तो क्या फैसले में ये गुटबाजी को कैसे कंट्रोल करें? देखिए, गुटबाजी को मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी आज की नहीं है, नेहरू और सरदार पटेल के भी 2 गुट चलते थे, और आज भी जो है और आज भी वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के 2 गुट चल रहे हैं कांग्रेस में। ऐसा नहीं है, नहीं है ना, नहीं कांग्रेस में पार्टी कहाँ है, वहाँ तो व्यक्तिवाद चलता है। नेता के सुरेश पचौरी जी आए तो पूरा का पूरा सिस्टम सुरेश पचौरी जी का काम करने लग जाता है, कमलनाथ जी आए तो कमलनाथ जी का काम करने लग जाता है, दिग्विजय सिंह जी आए दिग्विजय सिंह जी का काम करने, कहाँ पर वहाँ पार्टी कहाँ है? देखिए, अब जो जिस काम के लिए निर्धारित किया गया शीर्ष नेतृत्व ने वो काम करता है। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये हम सब समझते हैं। लोकतांत्रिक शब्द आपने लोकतांत्रिक इसलिए देखिए हम सभी नहीं लोकतांत्रिक जो भी कहना चाहते हैं, आप वो लोकतांत्रिक शब्द जो पार्टी है, वो कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, जो पार्टी है यहाँ पर
आपकी जुबान दबी हुई रहती है, आप शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ कुछ नहीं नहीं, कह अच्छा सकते। चलिए बता दीजिए, आप बता दीजिए कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद में कौन व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, ये बता सकते हैं आप? नहीं तो मैं बता दूं आने वाले 20 साल तक कांग्रेस का कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा? नहीं देखिए, आप फिर गांधी चलिए, अब परिवार की और लोकतंत्र किसमें है? अगर रुख लोकतांत्रिक पार्टी करेंगे, कौन सी है? आप बता दीजिए ना। आपने लोकतंत्र का वो बता देंगे आपकी पार्टी में। भाई हमारी ऐसा पार्टी नहीं में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी माननीय नड्डा जी हैं, उनके बाद में कौन होगा कोई बता सकता है? हम आप- बता सकते हैं, आपकी हम बता पार्टी का सकते हैं बता आने वाले सकते हैं। 20 साल एक- तक कांग्रेस का कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, और हम उसके बता सकते हैं। और उसके बाद प्रियंका जी के बेटे होंगे। हाँ बता सकते हैं। तो उसमें लोकतांत्रिक आपकी पार्टी है, भारतीय नहीं जनता पार्टी? आप नहीं, गलत लोकतंत्र ये को तो हम मतलब- वैसी बात कर रहे हैं। ये एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो मिथ आते हैं उस पर हम बात करें, ये वैसी बात नहीं है। देखिए मैं आज इस लाइव चैनल पे कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है। आगे आने वाले इनके भी वैसे चुनाव होते हैं कांग्रेस में, और अभी चुनाव होने वाले हैं, तो राहुल गांधी जी के सामने जिसको लड़ना हो लड़े और लड़की जीत के हाँ, दिखाए। तो ये एक तरफा कहते है, हैं। मतलब उनके पास ये में कहते व्यवस्था, हैं। एक व्यवस्था है। नहीं, मतलब ऐसा एक व्यवस्था, नहीं। एक व्यक्ति भाई, है। देखिए आप सोनिया जी के सामने जितेंद्र प्रसाद के लड़े, जितेंद्र प्रसाद लड़े, राजेश पायलट लड़े, लेकिन जितेंद्र प्रसाद और राजेश पायलट का क्या हश्र हुआ, ये महत्वपूर्ण है। और केसरी साहब का क्या हश्र हुआ? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से? इसलिए ये बात सही है कि आपके यहाँ डायनेस्टी सिस्टम है, लेकिन डायनेस्टी सिस्टम एक परिवारवाद जिसके बारे में बार बार मोदी जी कह रहे हैं, आपके भी आने लगा, तभी तो मोदी जी को कहना पड़ रहा है। नहीं, नहीं, परिवारवाद देखिए बहुत लंबी हमारे फहरिस्त है यहाँ, उसकी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। देखो कांग्रेस पार्टी और अन्य जो दल है, एकमात्र राष्ट्रीय राजनीति में एकमात्र दल भारतीय जनता पार्टी है जिसमें शीर्ष स्थान तक व्यक्ति काम करते करते पहुंच सकता है। उसमें शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री चौथी बार बने, बिल्कुल, माननीय बिल्कुल। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बिल्कुल। बने। अन्य दलों में लेकिन मध्य प्रदेश में सारे बड़े नेताओं के पुत्र तैयार हो रहे हैं। देखो वो तो काम कर रहे हैं ना। देखिए, भाई, मेरा आज- सवाल है आज- कि आज कोई शिवराज मेरा सिंह- पुत्र यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता युवा मोर्चा का होगा, मतलब है तो नहीं, व्यापार करते हैं, यदि वो काम कर रहा है, वह काम करते करते यदि वो काम कर रहा है और काम भारतीय यदि उसको लगेगा कि ये व्यक्ति बच्चा योग्य है, तो उसको युवा मोर्चा वही तो तो कमाल दिक्कत है करेगी। कि वही तो बात आप मेरी भी योग्य है। है। वही तो मेरी भी बात है कि कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता को हम सब मौका देते हैं। चलिए आपकी पार्टी ये भी, हमारी परिवारवाद पार्टी। का है, परिवारवाद की बहस बहुत देखिए ही ये अनंत है। हरी कथा अनंत कथा वाली बात है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, प्रीतिश पटेल आपका भी और रामविलास जी आपका भी। आप दोनों ने बहुत ही गंभीरता के साथ पंचायत चुनाव के मुद्दे पर चर्चा की। पंचायत चुनाव शुरू हो गए हैं, नगर निगम चुनावों का कार्यक्रम घोषित होने वाला है। डीजेना न्यूज़ जब तक चुनाव चलेंगे तब तक आपको हर पल चुनाव की खबरें बताएगा, अंदर की भी खबर बताएंगे और बाहर की भी खबर बताएंगे। जो आप तक नहीं मालूम होगा वो सब भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अंदर खाने क्या राजनीति चल रही है। दोनों ही दल बातें भले ही बहुत बड़ी बड़ी करें, लेकिन टिकट उसी को देंगे जो जीत सकता हो, फिर चाहे वो किस परिवार से है, फिर चाहे वो किस जाति से है, इसका कोई महत्व नहीं है। किसी भी हालत में इन्हें चुनाव जीतना है। और राजनीति में पूछ लीजिए जात साधु की वाला मामला नहीं रहता है, पूछ लीजिए जात उम्मीदवार की। तो ये उम्मीदवार की जात पूछकर ही चुनाव होंगे। देखते रहिए डीजेना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।